Hello everyone. Today we are starting a new chapter, Locomotion and Movement, from the Human Physiology, which is from the 11th syllabus. लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी के दो सिस्टम जो हैं इस चैप्टर में डिस्कस होंगे. वन इज़ योर स्केलेटल मसल सिस्टम, वन इज़ योर स्केलेटल सिस्टम एंड द सेकेंड इज़ मसल सिस्टम. तो मसल्स और स्केलेटल सिस्टम ये दोनों मिलकर ही हमारी बॉडी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट करवाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द लोकोमोशन एंड मूवमेंट. लोकोमोशन, अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट जिसके अंदर इंडिविजुअल्स डिस्प्लेसमेंट दिखाएं. तो मैंने यहाँ लिखा है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो इसका मतलब है कि ऐसी इंडिविजुअल की ऐसी मूवमेंट जिसमें वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ खड़ा है, वो यहाँ से इस प्लेस पर मूव करे और मूवमेंट दिखा रहा है, तो मूवमेंट भी लोकोमोशन का ही एक पार्ट है. तो यहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज़ लोकोमोशन. इनफैक्ट ये बहुत डिफ़िकल्ट है. मूवमेंट को क्या हम लोकोमोशन से सेपरेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं. तो लोकोमोशन है तो मूवमेंट ज़रूर होगी, क्योंकि कोई भी एनिमल अपनी पोजीशन मतलब कि अपना डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकता जब तक वो मूव नहीं करे. तब तक वो लोकोमोशन नहीं कर सकता जब तक वो मूव ना करे. तो इसलिए मूवमेंट जो है दैट इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द लोकोमोशन. सो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है इसलिए इन बातों को समझना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट बात बच्चों हम जो कर रहे हैं दैट इज़ मूवमेंट. मूवमेंट जो है दिस कैन बी विदाउट चेंजिंग द प्लेस. जैसे कि हम खड़े खड़े बैठे बैठे अपना हाथ हिला सकते हैं, हाथ का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, हम अपनी फिंगर्स मूव कर सकते हैं. वाइल स्पीकिंग, दैट्स वाई दिस टाइम आई एम यूजिंग माई टंग. मेरी टंग मूव कर रही है, तो मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ कॉल्ड मूवमेंट. ठीक है. मूवमेंट एक्चुअली दिस इज़ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ऐसा देखा जाए तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या मूवमेंट दिखाते हैं? तो हम कहते हैं कि हाँ दिखा सकते हैं, लेकिन तब जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पर अप्लाई हो. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टेबल को पुश कर रहे हैं, टेबल मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन आपने पुश किया है, आपने फोर्स अप्लाई किया है. कार्ट मूव करती है जब उसके साथ हॉर्स या कोई कैटल उसको खींचे. फैन मूव करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसको एनर्जी देता है. तो मतलब एनर्जी किसी और की, और नॉन लिविंग ने मूवमेंट दिखाया. तो इसका मतलब मूवमेंट नॉन लिविंग में होती है बट बाय द एक्सटर्नल फोर्स. तो मूवमेंट जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है. अब देखिए मैंने यहाँ दो शब्द यूज़ किए हैं, वन इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड ऑटोनॉमिक. इंड्यूस का मतलब है, इसका जो यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है, इंड्यूस का मतलब है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. इंड्यूस का मतलब है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मतलब कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट है दैट इज़ इंड्यूस्ड. लेकिन जो हमारी मूवमेंट है मतलब कि लिविंग थिंग्स की जो मूवमेंट है दैट इज़ सेल्फ सस्टेन मूवमेंट, मतलब कि वो ऑटोनॉमिक है. तो बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं, और इस तरह से मूवमेंट और लोकोमोशन को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं. अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. अब देखिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो हैं जनरली अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट है, एमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर. ठीक है. लेकिन इसके अलावा फ्लैजुलर मूवमेंट जो है वो भी कम ही सही पर देखी ज़रूर जाती है. तो अगर हम एमीबॉइड मूवमेंट्स की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन हम एक एक को लेकर डिस्कस करेंगे बच्चों. तो पहली हमने जो किया बेटा दिस इज़ एमीबॉइड. एमीबॉइड मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ल्यूकोसाइट या फेगोसाइटिक सेल्स की बात कर सकते हैं. आप एमीबा को जानते हैं, एमीबा इज़ हैविंग स्यूडोपोडिया. ये एमीबा है. ठीक है. इस एमीबा में ये जो फॉल्स फीट हैं इन्हें स्यूडोपोडिया कहते हैं. तो इसके हेल्प से एमीबा जो है वो आगे की तरफ मूव करता है. या फिर हमारी जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, मैक्रोफाजेस हैं ह्यूमन की बॉडी में, तो ये जो मैक्रोफाजेस हैं ये भी एमीबॉइड मूवमेंट दिखाती हैं. तो वो हो गई एमीबॉइड मूवमेंट. ये इनके अंदर प्रेजेंट साइटोस्केलेटन जो है वो इसमें एमीबॉइड मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं. साइटोस्केलेटन के बारे में आपने सेल चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा. फिर हम बात करते हैं सिलेरी मूवमेंट की. सीलिया बहुत हमारी बॉडी में जगह पर प्रेजेंट हैं. जैसे कि हम देखें तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया प्रेजेंट है. फालोपियन ट्यूब जो हैं उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट है. वासा एफ्रेंशिया या एपिडिडाइमस उनमें हम बात करते हैं, वहाँ पर भी स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है. तो सीलिया जो है वो बॉडी में डिफरेंट पार्ट पर प्रेजेंट है. और सीलिया की जो मूवमेंट है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में बात करें तो वो जो है वो माइक्रोब्स या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उन्हें बाहर फेंकने का काम करती हैं. फैलोपियन ट्यूब में जो सीलिया है वो सीलिया ओविडक्ट में एग को प्रोपेल करने
करने का काम करता है। तो इसी तरह से स्पर्म्स जो हैं उन्हें पुश करने का काम वासा एफ्रेंशिया में प्रेजेंट सीलिया करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मूवमेंट। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मस्कुलर मूवमेंट, जो कि हमारा एक्चुअली मेन चैप्टर का पार्ट है। मस्कुलर मूवमेंट, दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म यूज इन द मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ऑल्सो। तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी जो है इस मैकेनिज्म की कि एक फोर्स जनरेट होगा ऑल्टरनेटेड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, जैसे कि मूवमेंट है हमारे लिम्स में, हमारे जॉज में, टंग में, जैसे मैंने कहा ना मैं बोलते हुए टंग की मूवमेंट कर रही हूँ। तो दिस इज़ एक्चुअली दिस रिक्वायर, जो ये सारी बातें मैं कर रही हूँ, लिम्स की मूवमेंट है, टंग की मूवमेंट है, ये जो हमारी मूवमेंट है, या फिर हमारे इंटरनल विस्ट्रल ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है, हमारी गट की पेरिस्टालिक मूवमेंट है, तो कहीं ना कहीं इन सब में भी मस्कुलर मूवमेंट है। अब अगली बात हम करने वाले हैं फ्लैजेलर मूवमेंट्स के बारे में। फ्लैजेला, अगर हम इसकी बात करें तो ह्यूमन स्पर्म आपको याद होगा, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उसमें हमने देखा कि ह्यूमन स्पर्म जो है दैट इज़ actually a very good example of flagellated cells that exhibit a flagellar movement। ठीक है, फ्लैजेला जो है वो उसे पुश करता है, मतलब कि वो एक propulsion equipment है for the movement of sperms, yes, towards the ovum। So this propulsion is actually brought about the whip like movement of the tail एंड मिडल पीस जो है स्पर्म का, वो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया थे, वो एनर्जी प्रोवाइड करते थे। तो ये जो 4 तरह की मूवमेंट्स हैं, एमीबॉइड जैसे कि मैंने आपको कहा, ल्यूकोसाइट्स की, सिलियरी जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में, मस्कुलर हमारे लिम्स में, और फ्लैजेला स्पर्म्स की। तो ये सारी मूवमेंट जो हैं ये हमारे मूवमेंट्स बॉडी की डिफरेंट टाइप्स की मूवमेंट है। अब मूवमेंट जब हमने बात की और हमने कहा मसल्स हमारा मेन पार्ट है, तो बच्चों वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द मसल्स। हमारी बॉडी में 3 तरह की मेन मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में अच्छी खासी डिटेल में है, और इनसे रिलेटेड मूवमेंट्स भी और इनसे रिलेटेड जो थ्योरीज़ हैं वो भी हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। स्मूथ मसल्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करते, और ना ही कार्डियक मसल्स को। हाँ, कार्डियक मसल्स के बारे में हम हार्ट वाले चैप्टर में, जिसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स जो वाला चैप्टर है, उसके अंदर हम फिर भी इनके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन कर लेते हैं। सो यहाँ पर इस चैप्टर में हम इन्हें ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ मसल। ये जो यहाँ पर बना हुआ है, दिस इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ब्रांच्ड हैं, ये सिलेंड्रिकल हैं, और इनके अंदर सेंट्रल में एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है। और क्योंकि इन पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स, ये देखिए डार्क बैंड्स हैं, फिर लाइट बैंड्स हैं, ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्राइएटेड भी कहते हैं। ये बात जब हम स्केलेटल मसल का डिटेल में अभी स्ट्रक्चर करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तब आपको बेटा और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये क्योंकि इनका नाम ही कार्डियक है, कार्डियक मसल्स, तो आप देख सकते हैं ये हार्ट की दीवारों में प्रेजेंट हैं, बिल्कुल मायोकार्डियल मसल्स, हम बहुत डिटेल में इन्हें करेंगे। ठीक है, दैट इज़ प्रेजेंट इन द हार्ट। तो हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट है। और सार्कोमियर क्या है? दिस इज़ द स्मॉल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ अ मसल। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ये प्रेजेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज़ ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी इज़ एक्चुअली अ मेन प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो हैं, रेदर द हार्ट बीट एक्चुअली, बिकॉज हार्ट के अंदर एक नेचुरल पेस मेकर होता है दैट इनिशिएट ईच कॉन्ट्रैक्शन। सो ये जो बिल्ट इन रिदम है, इसी को कहा गया है ऑटोरिदमिसिटी। इसे हम हार्ट वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा कुछ हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर दैट कैन ऑल्सो एडजस्ट द हार्ट रेट बाय स्पीडिंग और स्लोइंग द पेस मेकर। ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोरिदमिसिटी, जो कि कार्डियक मसल की एक बेसिक प्रॉपर्टी है। और दूसरी बात इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब हमारी इच्छा, हमारी विल का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हम इच्छा से इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। So let's discuss the next type of muscle. This is called skeletal muscle. Skeletal muscle, इसका नाम ये क्यों पड़ा? Because most skeletal muscles move the bones of the skeleton. इन्हीं की हेल्प से हम अपने skeletal system को मूव कर सकते हैं। और ये जो मसल्स हैं टेंडन के थ्रू skeletal system से जुड़ी रहती हैं। That's why they got this name skeletal muscle. इन्हें हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मूवमेंट काफ़ी हद तक हमारी विल पर डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, cylindrical fibers हैं with many peripheral nuclei. Why they are having this structure?
वी विल डिस्कस शॉर्टली। ये अनब्रांच है, दे आर नॉट ब्रांच लाइक कार्डियक मसल, ये अनब्रांच है। स्ट्राइएटेड, ये भी स्ट्राइएटेड थे, ये भी स्ट्राइएटेड है, देखिए इनमें भी स्ट्राइएशंस हैं, ठीक है। मैनी न्यूक्लियाई क्यों है वो हम देखेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमनली अटैच बाय द टेंडन्स टू द बोन से अटैच हैं, वही कारण है इन्हें स्केलेटल मसल कहते हैं। स्ट्राइएशंस क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स हैं, इसलिए हम इन्हें स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटल मसल जो है वो मेनली वॉलंटरी मैनर में वर्क करती हैं, और इन्हें हम कॉन्शियसली हमारा जो न्यूरॉन्स या हमारे जो नर्वस सिस्टम है उससे इन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी के मतलब नर्वस सिस्टम के सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये बातें तो हैं ही, लेकिन एक बात आप और याद रखेंगे कि मोस्ट स्केलेटल मसल्स ऑल्सो कंट्रोल्ड, ये सबकॉन्शियसली भी कुछ एक्सटेंट में कंट्रोल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ योर डायफ्राम जो है दैट, ये अब यहाँ पर तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, पर लेकिन आप जानते हैं डायफ्राम जो है इस तरह से, यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लंग्स प्रेजेंट है, नीचे की तरफ यहाँ डायफ्राम प्रेजेंट है। आप जानते हैं कि डायफ्राम जो है, सब कॉन्शियसली बात कर रही हूँ, तो जैसे डायफ्राम जो है वो अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। आप कॉन्शियसली नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग कंटिन्यू होती रहे, स्टॉप नहीं हो, ठीक है। और आपको सोचना भी नहीं पड़ता, और आपकी नेक की जो मसल्स हैं जो आपकी नेक को स्ट्रेट करती हैं, या फिर हम ये कहें कि जो आपकी बॉडी की मसल्स हैं जो आपकी बॉडी का पॉस्चर बनाती हैं, उन्हें भी आप कहाँ कॉन्शियसली मेंटेन करते हो, तो वो भी है स्केलेटल मसल, लेकिन सबकॉन्शियस मैनर में भी काम करती हैं, ठीक है। चलिए, और बातें इनके बारे में, बहुत अच्छी अच्छी बातें आगे हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्मूथ मसल्स पर। स्मूथ मसल्स, पहली बात, वाई दे आर नोन एज स्मूथ मसल्स, क्यों कहा उन्हें स्मूथ मसल्स, एक्चुअली क्यों कहा, क्योंकि इनके ऊपर इनकी तरह स्केलेटल और कार्डियक मसल्स की तरह ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स आप देख रहे हैं नहीं है, तो इसलिए इन्हें स्मूथ मसल्स कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग स्ट्राइएशंस। येस, दे आर इनवॉलेंट्री, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है, इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये हमारी इच्छा पर, हमारी मर्जी पर डिपेंड नहीं करता, हमारी विल पर डिपेंड नहीं करता। एंड ये जो फाइबर्स आप देख रहे हैं बीच में से थिकस्ट हैं, और टेपरिंग है एट द एंड पर, देख रहे हैं टेपर्ड एट द एंड्स, तो ये नॉन स्ट्राइटेड है, इनवॉलेंट्री है। और ये प्रेजेंस कहाँ होती है इनकी, तो आप बताएंगे प्रेजेंट एट द हॉलो विसरल, खोखले आपके हॉलो विसरल ऑर्गन्स जो हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उसके अलावा आइरिस एंड सिलियरी बॉडी ऑफ द आई, एरेक्टर पिलाई मसल्स, गूज बम्प्स, जो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो मसल्स हैं दोज आर एक्चुअली स्मूथ मसल्स, क्योंकि ये जो मसल्स हैं, एक बात और याद रखेंगे, जो स्मूथ मसल्स हैं जैसे कि मैंने कहा इनवॉलेंट्री हैं, दोनों कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स जो हैं वो हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम से मेंटेन नहीं होती हैं, रेगुलेट नहीं होती हैं, ये जो हैं हमारे इनवॉलेंट्री डिवीज़न ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हार्मोन सिस्टम जो है वो इनको, और ऊपर वाली मतलब कि कार्डियक मसल्स, इन दोनों को कंट्रोल करता है। इनके लिए हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन इन दोनों के लिए हमारा ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, वी विल सी डिटेल इन दैट वे। नेक्स्ट सी द फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो हैं उनके फंक्शंस की बात करते हैं, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन हम मेनली इसको 4 पार्ट्स में कैटेगराइज कर लेते हैं, 4 फंक्शंस की हम बात करेंगे, ठीक है। ये वो फंक्शंस हैं, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट फंक्शन फॉर बॉडी मूवमेंट। जैसे आपकी पूरी बॉडी की, जैसे आप वॉक करते हैं, रन करते हैं, आपकी बॉडी की लोकलाइज्ड मूवमेंट है, जैसे कि आप हाथ हिला रहे हैं, या सपोज दिस टाइम आई एम ग्रैस्पिंग अ पेंसिल, तो ये जो है ऑल दीज मूवमेंट्स आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय मसल्स, सो दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन। स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजीशन, येस, अभी जो हमने बात की कि आप कि बॉडी जो है, आपका जो पॉस्चर जो है वो मेंटेन रहता है, जैसे कि आपकी गर्दन सीधी रहती है, हेड अपराइट रहता है व्हाइल यू आर लिसनिंग योर लेक्चर एंड वॉट एवर, तो उस टाइम जो आपके बॉडी पोजीशन जो है स्टेबलाइज जो रहता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ, येस, दैट इज़ बिकॉज ऑफ मसल्स। फिर हम बात करते हैं स्टोरिंग एंड मूविंग सब्सटेंस। ओके, दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट। स्टोरिंग एंड मूवी सब्सटेंस विद इन द बॉडी के अंदर स्टोर करना और सब्सटेंस को मूव करना, जैसे कि अगर आपने एक शब्द सुना, एक वर्ड होता है स्विंचर, द वर्ड इज स्विंचर। ये क्या है?
स्विंचर जिसके बारे में हम एलिमेंट्री कैनाल या गट में पढ़ते हैं, ये बेसिकली रिंग लाइक बैंड्स हैं। ये रिंग लाइक बैंड्स हैं स्मूथ मसल फाइबर्स के। जैसे कि हम कहते हैं कि स्टमक जो है, दिस इज सपोज दिस इज स्टमक, ठीक है, एंड स्टमक का ये पार्ट जो है ये ईसोफेगस, ये ऊपर ईसोफेगस है, यहाँ ड्यूडेनम में ये खुल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पाइलोरिक स्विंचर, ठीक है। तो इस स्विंचर क्या है, बेसिकली दिस इज द रिंग लाइक बैंड ऑफ स्मूथ मसल्स। यहाँ पर इस एरिया पर स्मूथ मसल्स के बैंड्स प्रेजेंट हैं जो कि इस एरिया को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड रखता है एंड प्रिवेंट आउटफ्लो ऑफ द कंटेंट ऑफ अ हॉलो ऑर्गन। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ मान लीजिए इसके अंदर फूड प्रेजेंट है, इसके अंदर जो फूड है वो जब तक यहाँ पर स्टमक के अंदर इसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो जाता तब तक ये स्विंचर जो है वो उसको आगे नहीं जाने देगा। तो ये जो है फूड को यहाँ स्टोर कर रहा है ना, तो टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड जो है, या फिर अगर हम कहें जैसे कि सपोज अगर हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यहाँ 2 स्विंचर्स होते हैं, वन इज कॉल्ड इंटरनल एंड द सेकेंड इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्विंचर। इंटरनल स्विंचर जो है दैट इज अंडर द इनवॉलेंट्री कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्मूथ मसल्स हैं, बाहर वाला जो है वहाँ पर स्केलेटल मसल्स हैं, यहाँ पर जो है वो स्मूथ मसल है, ठीक है। तो ये जो स्विंचर है ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन को होल्ड करके रखता है, तभी तो मैंने कहा ना स्टोरिंग एंड मूविंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये अब मूविंग सब्सटेंस की बात करें तो स्टोरिंग की बात तो आपको समझ में आ गई, जैसे जो स्विंचर्स की हमने बात की। अब मूविंग सब्सटेंस आप जानते हैं हमारी थ्रू आउट द गट पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ गट, इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर भी तो फोर्स जनरेट होता है जिसकी वजह से ब्लड आगे बढ़ता है। इसी तरह से पेरिस्टालिक मूवमेंट की वजह से हमारा फूड आगे बढ़ता है। तो वो मूविंग सब्सटेंस जो है उनके लिए, यस आई नो दैट अब आप समझ चुके हैं इस बात को, तो GIT का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इस तरह से समझा सकते हैं कि हाँ ये मूविंग सब्सटेंस, तो ये बात आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, जनरेटिंग हीट, हीट जनरेशन की बात करते हैं। मसल टिश्यू जो हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑब्वियसली वो एनर्जी यूज़ करते हैं। तो एनर्जी जब ये यूज़ कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब वो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो वो हीट भी जनरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज थर्मोजेनेसिस। That process is called thermogenesis। अब ये थर्मोजेनेसिस का मतलब हीट जनरेशन। तो ये हीट जो है वो मसल्स जो हैं, ये मसल से जनरेटेड जो हीट है हमारी बॉडी में एक होम्योस्टेसिस, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्पफुल है। वैसे भी इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन जो है स्केलेटल मसल्स का, जिसे हम शिवरिंग कहते हैं, कंपाना, ये हमारी बॉडी का हार्ट रेट भी इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से ठंड में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है। वैसे देखा जाए तो हमारा जो लोकोमोशन या मूवमेंट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ मसल्स। बोन प्रोवाइड लेवरेज एंड फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, बट बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं कर सकता। अगर हम हमारे स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो वो मूव नहीं कर सकता। मोशन या मूवमेंट वो तो मसल्स की वजह से ही होते हैं, मसल के कॉन्टीन्यूसली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। वैसे देखा जाए तो मसल हमारी बॉडी का 40 से 50%, 40 to 50% वेट है, लेकिन फिर भी मसल्स स्केलेटल सिस्टम के साथ, अब आप लिम्स को मूव करना चाहें तो स्केलेटल सिस्टम नहीं कर सकता। तो बोन्स जो हैं वो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है और स्केलेटल सिस्टम मसल के साथ ही मूवमेंट कर सकता है। और हम जानते हैं एक बात बहुत अच्छे से कि मसल्स जो हैं वो केमिकल एनर्जी को, मसल्स जो हैं वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। अब केमिकल एनर्जी कैसे, तो आप जानते हैं मसल्स जो हैं जब वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो वो ATP यूज़ करेंगी, और मैकेनिकल जिससे कि आप वर्क करते हैं उस एनर्जी में यूज़ करते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स जो हम करने वाले हैं बच्चों, इसे कहते हैं मायोलॉजी, MYOLOGY। मायो मीन्स मसल, लॉजी मीन्स स्टडी, तो यहाँ पर मायोलॉजी वी आर गोइंग टू स्टडी। मसल्स जो हैं उनका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल है, एक्सेप्ट मसल ऑफ आइरिस ऑफ द आई एंड एरेक्टर पिलाई मसल ऑफ हेयर्स, ठीक है। इन दोनों को छोड़ दें तो सारी मसल्स जो हैं वो मीजोडर्म से अराइज हुई हैं। अब अगर आगे हम चलें तो हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं मस्कुलर टिश्यू की, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं ये ज़रूर आते हैं नीट में।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल टिश्यू। तो पहली बात बच्चों हम जो करने वाले हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, हमारी बॉडी में दो ही ऐसी सेल्स हैं, याद रखेंगे हमारी बॉडी में दो ही ऐसी सेल्स हैं, एक मसल और एक नर्व सेल्स, जो कि एक्साइट हो सकती हैं, जो कि एक्साइटेबिलिटी की ये प्रॉपर्टी रखती हैं। ठीक है, एक्साइटेबिलिटी का मतलब है इट्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन स्टिमुलाई। ठीक है, जिससे उनके उसकी वजह से उनके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जैसे कि हम एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्सेस कहते हैं, वो जनरेट होते हैं। एक्शन पोटेंशियल मसल्स जो हैं उनको हम मसल्स के अंदर कहते हैं मसल एक्शन पोटेंशियल। और अगर वो देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दो की बात कर रही हूँ, मसल्स की और नर्व की, मतलब कि मैं बात कर रही हूँ न्यूरॉन की। तो ये दो ही सेल्स हैं। अगर नर्व के अंदर जनरेट होगा, अगर मसल के अंदर जनरेट होगा तो हम उसे मसल एक्शन पोटेंशियल कहेंगे, नर्व के अंदर होगा तो हम उसे नर्व एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो नर्व एक्शन पोटेंशियल हम अगले चैप्टर में देख ही लेंगे। मसल सेल्स जो हैं वो दो तरह के मेन स्टिमुलाई जो हैं, देखिए दो तरह के मेन स्टिमुलाई की हम बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट करते हैं। एक तो ऑटोरिदमिक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जो हम कार्डियक मसल्स की बात करते हैं, और एक होते हैं केमिकल स्टिमुलाई। केमिकल स्टिमुलाई जो होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो दो तरह के, एक जो कार्डियक मसल्स में होते हैं और दूसरा जो नॉर्मल स्केलेटल मसल्स में। जैसे केमिकल स्टिमुलाई, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट किया न्यूरॉन्स ने, या हार्मोन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ब्लड के थ्रू, या फिर इवन थोड़ा बहुत लोकल चेंजेस भी हुआ पीएच के अंदर, तो भी वो मसल्स को एक्साइट या न्यूरॉन्स को एक्साइट कर सकता है। तो मैं इम्पल्सेस की बात कर रही हूँ कि वो कहाँ से मिले। सो दैट इज़ द एक्साइटेबिलिटी। दूसरी बात आती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, अब मसल्स जब एक्साइट हुई हैं तो मसल्स जो हैं, टिश्यू जो हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी फोर्सफुली। ठीक है, जब एक्शन पोटेंशियल होगा तब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट होने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो डिपेंड करेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई इन्हें मिला है। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की बात करने के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी ये एक एबिलिटी है मस्कुलर टिश्यू की, स्ट्रेच होने की एबिलिटी, लेकिन लिमिट्स के अंदर। डैमेज नहीं होना, मतलब विदाउट बीइंग डैमेज अगर आप कहना चाहें तो इसे। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है मसल्स के अंदर लिमिटेड रेंज में उसकी एक्सटेंसिबिलिटी बना के रखता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टल रेंज उसकी लिमिटेड रखता है। स्मूथ मसल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा जब भी हमारे स्टमक के अंदर हम कहें कि फूड फिल होता है, ठीक है, तो हमारी दीवारें जो हैं उसकी स्ट्रेच होती हैं। ब्लड कितना भी प्रेशर से, जब आप हार्ट बीट आपकी तेज़ हो रही होती है तब आपका जो आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड आता है प्रेशर के साथ आता है हर बार। तो ये जो प्रेशर जो है उसको बियर करने के लिए वो देखिए कितनी एक्सटेंसिबिलिटी है उनमें। कार्डियक मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रेच होती हैं जब हार्ट जो है उसकी दीवारों के अंदर, या मतलब हार्ट की जो ल्यूमेन है वेंट्रिकल्स के अंदर, आर्ट्रियम के अंदर ब्लड फिल होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंसिबिलिटी। अब आती है बात इलास्टिसिटी। वैसे मेरा ये पॉइंट जो इलास्टिसिटी है वो मेरी इन बातों से अलग नहीं है। आपने देखा कि ये जो है मस्कुलर टिश्यू की इलास्टिसिटी ही ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो वो स्ट्रेच होने के बाद, जैसे कोई भी मसल है वो स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच होने के बाद वो अपनी नॉर्मल लेंथ पर, मतलब कि वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पर लौट आती है, अपनी शेप वापस। जैसे कि आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं और उसके बाद छोड़ेंगे तो वो अपनी नॉर्मल शेप पर आ जाएगा। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और हमने टाइप ऑफ मसल्स डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।